हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग विद जयश्री। आज हम करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग टारगेट हाई MCQS पार्ट 5। इस वीडियो में हर क्वेश्चन को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझाऊंगी, ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, आंसर के पीछे का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ताकि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ए फ्लैट सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ सीजर इन न्यूबॉर्न बेबी कौन सा होता है? न्यूबॉर्न का ब्रेन अभी फुली डेवलप नहीं होता, इसलिए सीजर्स एडल्ट जैसे नहीं दिखते। सबसे कॉमन जो सीजर न्यूबॉर्न में देखा जाता है वो होता है मायोक्लोनिक सीजर। इसमें बेबी के हाथ पैर या बॉडी में अचानक जर्की मूवमेंट्स होते हैं। ये ज्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया जैसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में होता है। न्यूबॉर्न बेबी का ब्रेन अभी इमेच्योर होता है, इसलिए सीजर्स का पैटर्न एडल्ट से अलग होता है। मायोक्लोनिक सीजर में बेबी के हाथ पैर या पूरी बॉडी में सडन जर्की मूवमेंट्स होते हैं। ये मूवमेंट्स शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं पर फ्रीक्वेंटली रिपीट हो सकते हैं। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया में ये सीजर ज्यादा देखा जाता है। इसी वजह से न्यूबॉर्न में सबसे कॉमन सीजर मायोक्लोनिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूबॉर्न बेबीज में सबसे कॉमन एक्सीडेंट कौन सा होता है? न्यूबॉर्न बेबी खुद से मूव नहीं करता, लेकिन हैंडलिंग के टाइम बेड से, टेबल से या मां के लैप से गिर सकता है। इस एज में रोड एक्सीडेंट नहीं होता, पॉइजनिंग रेयर होती है, बर्न्स भी कम होते हैं, इसलिए सबसे कॉमन एक्सीडेंट होता है फॉल। न्यूबॉर्न बेबीज कंप्लीटली केयरगिवर्स पर डिपेंड करते हैं। गलत हैंडलिंग, बेड या टेबल से गिर जाना या मदर के लैप से स्लिप हो जाना फॉल्स का मेन रीजन होता है। बर्न्स और पॉइजनिंग न्यूबॉर्न पीरियड में कम होते हैं क्योंकि बेबी खुद से मूव या चीजें नहीं पकड़ सकता, इसलिए न्यूबॉर्न में सबसे कॉमन एक्सीडेंट फॉल होता है। क्वेश्चन 203, कैंगरू मदर केयर का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? कैंगरू मदर केयर स्पेशली लो बर्थ वेट और प्रीटर्म बेबीज के लिए होता है। इसमें बेबी को मदर के चेस्ट के साथ स्किन टू स्किन रखा जाता है, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है और बॉन्डिंग बढ़ती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और अर्ली डिस्चार्ज विद प्रॉपर फॉलोअप इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन KMC का एसेंशियल कंपोनेंट नहीं होता। KMC का मतलब होता है बेबी को मां के चेस्ट से चिपका के रखना, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज विद फॉलोअप। लेकिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन KMC का मेन कंपोनेंट नहीं है। KMC का फोकस होता है नेचुरल वार्मथ, बॉन्डिंग और ब्रेस्ट फीडिंग पर। क्वेश्चन 204, हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे कम रिस्क किस बेबी में होता है? आगा बेबी का वेट और ग्रोथ जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल होता है, इसलिए ग्लूकोज रेगुलेशन भी नॉर्मल होता है। डायबिटिक मदर के बेबी में इंसुलिन लेवल ज्यादा होता है। IUGR बेबी में ग्लाइकोजन स्टोर्स कम होते हैं और बेटा ब्लॉकर एक्सपोजर से हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए सबसे कम रिस्क आगा बेबी में होता है। जो बेबी जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल वेट का होता है, उसका ग्लूकोज कंट्रोल सबसे अच्छा होता है। डायबिटिक मदर के बेबी, IUGR बेबी या बेटा ब्लॉकर एक्सपोजर वाले बेबी, इन सब में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए सेफेस्ट बेबी होता है। अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज बेबी। क्वेश्चन 205, न्यूबॉर्न रिससिटेशन का इमीडिएट स्टेप कौन सा है? रिससिटेशन में सबसे पहला फोकस एयरवे पर होता है। अगर माउथ और नोज में म्यूकस या फ्लूइड होगा तो बेबी सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए पहले ओरल और नेजल पैसेज क्लियर किया जाता है, उसके बाद ब्रीदिंग और सर्कुलेशन एसेस होता है। ये न्यूनेटल रिससिटेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। रिससिटेशन का मतलब सिर्फ मेडिसिन देना नहीं होता। सबसे पहला स्टेप होता है एयरवे क्लियर करना। अगर बेबी के माउथ और नोज में सिक्रीशन है तो बेबी सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए फर्स्ट स्टेप होता है ओरल और नेजल एयरवे क्लियर करना। क्वेश्चन 206, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया किस कंडीशन से एसोसिएटेड होती है? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया या ROP ज्यादातर प्रीटर्म बेबीज में होती है जिनको एक्सेसिव ऑक्सीजन दिया जाता है। ज्यादा ऑक्सीजन से रेटिना के ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल ग्रो करते हैं, जो बाद में विजन लॉस का रीजन बन सकते हैं, इसलिए हाइपरऑक्सीमिया इसका मेन कॉज माना जाता है। प्रीटर्म बेबीज को जब ज्यादा ऑक्सीजन दिया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी हमेशा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन 207, सर्फैक्टेंट डेफिशिएंसी किस कंडीशन में होती है?
डायबिटिक मदर के बेबी में इंसुलिन लेवल ज्यादा होता है जो सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन को डिले करता है। सर्फैक्टेंट लंग्स को एक्सपैंड होने में मदद करता है। इसकी डेफिशिएंसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है। इसी वजह से IDM बेबीज में सर्फैक्टेंट डेफिशिएंसी कॉमन होती है। सर्फैक्टेंट लंग्स को एक्सपैंड होने में मदद करता है और बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। क्वेश्चन 208, नियोनेटल सिस्टिक फाइब्रोसिस का खास फीचर कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में बॉडी सेक्रीशंस थिक होते हैं। न्यूबॉर्न स्टेज में इसका सबसे पहला साइन मेकोनियम इलियस होता है, जिसमें बेबी का फर्स्ट स्टूल बहुत थिक होता है और इंटेस्टाइन ब्लॉक कर देता है। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्लासिक नियोनेटल साइन माना जाता है। क्वेश्चन 209, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम में लंग्स सीवियरली अफेक्ट हो सकते हैं। सीवियर केसेस में पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे पर्सिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। इसलिए ये कहना कि PPHN नहीं होता गलत है। क्वेश्चन 210, नियोनेटल टेटनस में सबसे पहला साइन कौन सा होता है? नियोनेटल टेटनस का अर्ली साइन पुअर फीडिंग होता है, क्योंकि बेबी सक नहीं कर पाता। धीरे धीरे मसल रिजिडिटी डेवलप होती है। ट्रिस्मस और ओपोस्टोटोनिस जैसे सीवियर साइंस बाद के स्टेज में दिखते हैं। क्वेश्चन 211, न्यूबॉर्न में कौन सा नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल न्यूबॉर्न हार्ट रेट 120 से 160 पर मिनट होती है। 80 पर मिनट ब्रैडिकार्डिया को शो करता है, जो नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। बाकी ऑप्शंस अनइवन हेड शेप, इरेगुलर ब्रीदिंग, मोरो रिफ्लेक्स नॉर्मल न्यूबॉर्न में देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन 212, इन्फेंट में कैपिलरी रिफिल चेक करने के लिए बेस्ट साइट कौन सी है? इन्फेंट्स में पेरिफेरल सर्कुलेशन रिलायबल नहीं होती, इसलिए नेल बेड या टो से एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता। स्टर्नम सेंट्रल एरिया है जहां कैपिलरी रिफिल टाइम एक्यूरेटली एसेस किया जा सकता है। क्वेश्चन 213, हाइपोथर्मिया में कौन सा फीचर नहीं होता? हाइपोथर्मिया में बॉडी हीट कंजर्व करने के लिए वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, जिससे पेरिफेरल परफ्यूजन कम हो जाती है। इंक्रीज्ड परफ्यूजन हाइपोथर्मिया का फीचर नहीं होता। क्वेश्चन 214, न्यूबॉर्न में कौन सी फाइंडिंग एबनॉर्मल है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बर्थ के 24 आवर्स के बाद डेवलप होता है। अगर जॉन्डिस पहले 24 आवर्स में आए तो यूज पैथोलॉजिकल माना जाता है और इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है। क्वेश्चन 215, सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? फीटल लंग्स में सर्फैक्टेंट सिंथेसिस अराउंड 28 वीक्स से स्टार्ट होती है, लेकिन एडिक्वेट क्वांटिटी लेट प्रीटर्म पीरियड में डेवलप होती है। इसलिए वेरी प्रीटर्म बेबीज में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज्यादा होता है। क्वेश्चन 216, न्यूबॉर्न में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? न्यूबॉर्न का बॉडी साइज छोटा होता है, इसलिए लंग्स की कैपेसिटी भी कम होती है। एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी लगभग 150 मिलीलीटर्स होती है। क्वेश्चन 217, प्रेगनेंसी में मदर को मीजल्स हुआ हो तो बेबी को इम्यूनाइजेशन कब दिया जाता है? मैटरनल एंटीबॉडीज कुछ मंथ्स तक बेबी को प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए मीजल्स वैक्सीन 6 से 12 मंथ्स के बीच देना इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन 218, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम में क्या दिखता है? फोटोथेरेपी के दौरान बायोपिगमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे बेबी का कलर ब्रॉन्ज जैसा हो जाता है। इसी कंडीशन को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्वेश्चन 219, हाइपोथर्मिया प्रिवेंट नहीं करता कौन सा मेथड? प्रीटर्म बेबी के लिए डिलीवरी रूम वार्म होना चाहिए। 22 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है और हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ाता है। बाकी सब मेजर्स हीट लॉस कम करते हैं। क्वेश्चन 220, प्रीमेच्योरिटी का कौन सा फीचर नहीं है? प्रीटर्म बेबी में ईयर कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। थिक कार्टिलेज मैच्योरिटी का साइन होता है, इसलिए ये प्रीमेच्योरिटी का फीचर नहीं है। क्वेश्चन 221, जेस्टेशनल एज एसेस करने के लिए कौन सा स्कोर यूज होता है? बैलार्ड स्कोर में फिजिकल और न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी देखकर न्यूबॉर्न की जेस्टेशनल एज कैलकुलेट की जाती है। ये वाइडली यूज्ड मेथड है। क्वेश्चन 222, मैक्रोसोमिया का मतलब क्या है? मैक्रोसोमिया का मतलब होता है एक्सेसिवली लार्ज बेबी, यूजुअली जिसका बर्थ वेट 4 किलोग्राम से ज्यादा होता है। ये कंडीशन डायबिटिक मदर्स के बेबीज में ज्यादा देखी जाती है। क्वेश्चन 223, हेल्दी टर्म ब्रेस्टफेड बेबी में आयरन सप्लीमेंटेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए?
हेल्दी टर्म बेबी के बॉडी में जन्म के टाइम आयरन स्टोर्स होते हैं जो लगभग 4 to 6 महीने तक काम आते हैं। इसके बाद बेबी का ग्रोथ फास्ट होता है और आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसलिए आयरन सप्लीमेंटेशन 6 वीक्स के बाद स्टार्ट करना रेकमेंडेड होता है ताकि एनीमिया ना हो और हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रहे। क्वेश्चन 224, न्यूबॉर्न बेबी को ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन दी जाती है? न्यूबॉर्न बेबी के गट में बर्थ के टाइम बैक्टीरिया नहीं होते, इस वजह से विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो पाता। विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए जरूरी होता है। अगर विटामिन के ना दिया जाए तो बेबी में ब्लीडिंग हो सकती है जिसे हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। इसलिए बर्थ के तुरंत बाद विटामिन के दिया जाता है। क्वेश्चन 225, न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पर जो व्हाइट स्टिकी मटेरियल होता है यूज क्या कहते हैं? न्यूबॉर्न की स्किन पर जो सफेद, ग्रीसी और स्टिकी लेयर होती है यूज वर्नक्स कैसियोसा कहते हैं। ये स्किन को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, हीट लॉस कम करता है और डिलीवरी के टाइम बेबी को बर्थ कैनाल से निकलने में मदद करता है। क्वेश्चन 226, डायबिटिक मदर के बेबी में सबसे ज्यादा किस चीज का रिस्क होता है? डायबिटिक मदर के बेबी में इंसुलिन लेवल ज्यादा होता है। बर्थ के बाद अचानक ग्लूकोज सप्लाई बैंड हो जाती है लेकिन इंसुलिन ज्यादा रहता है, इस वजह से बेबी का ब्लड शुगर गिर जाता है। इसलिए ऐसे बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन 227, फीटल स्कैल्प के प्रेजेंटिंग पार्ट पर स्वेलिंग जो प्रेशर की वजह से होती है और 3 to 4 दिन में खुद ठीक हो जाती है यूज क्या कहते हैं? डिलीवरी के टाइम जब बेबी का हेड बर्थ कैनाल में प्रेशर में होता है तो स्कैल्प पर एडिमा आ जाता है। ये स्वेलिंग बोन की बाउंड्री क्रॉस करती है और कुछ दिन में अपने आप चली जाती है। इस कंडीशन को कैपेट सक्सीडेनियम कहते हैं। क्वेश्चन 228, अम्बिलिकल कॉर्ड केयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अम्बिलिकल कॉर्ड को हमेशा क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। बात के बाद कॉर्ड को अच्छे से सुखाना चाहिए। रिपीटेड एंटीसेप्टिक या पेरोक्साइड लगाना जरूरी नहीं होता क्योंकि ड्राई कॉर्ड जल्दी गिर जाता है और इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। क्वेश्चन 229, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग से बेबी को एक्स्ट्रा ब्लड मिलता है जिसमें आयरन ज्यादा होता है। इससे एनीमिया का रिस्क कम होता है, ब्लड वॉल्यूम इंप्रूव होता है और प्रीटर्म बेबीज में IVH का रिस्क भी कम होता है। इसलिए डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के सारे बेनिफिट्स क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन 230, अम्बिलिकल कॉर्ड केयर सिखत वक्त नर्स को क्या बताना चाहिए? कॉर्ड को टाइट कवर या बैंडेज नहीं करना चाहिए। यूज नेचुरली ड्राई होने देना चाहिए। कॉर्ड स्टम्प को एक्सपोज रखना चाहिए ताकि मॉइस्चर ना रहे। मॉइस्चर रहने से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। क्वेश्चन 231, री-इम्यूनाइजेशन के बारे में सही बात कौन सी है? री-इम्यूनाइजेशन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को प्रिवेंट करता है। री-नेगेटिव मदर को एंटी-डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन दिया जाता है ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी अफेक्टेड ना हो। ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसके बारे में दी गई सभी बातें क्लिनिकली करेक्ट हैं। क्वेश्चन 232, फॉन्टेनेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पोस्टीरियर फॉन्टेनेल लगभग 6-8 वीक्स में बैंड हो जाता है। एंटीरियर फॉन्टेनेल 18 मंथ्स के आसपास क्लोज होता है। एंटीरियर फॉन्टेनेल को ब्रेगमा और पोस्टीरियर को लैम्डा कहते हैं। ये सारी बातें नॉर्मल एनाटॉमी का पार्ट हैं। क्वेश्चन 233, न्यूबॉर्न में आइज क्लीनिंग किस डायरेक्शन में करनी चाहिए? आइज को हमेशा इनर कैंथस से आउटर कैंथस की डायरेक्शन में क्लीन करना चाहिए। इससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क कम होता है और दर्द बाहर की तरफ निकल जाता है। क्वेश्चन 234, नियोनेटल हाइपोथर्मिया का एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होता है? जब न्यूबॉर्न का एक्सिलरी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है टैब्यूज हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हाइपोथर्मिया बेबी के मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन और फीडिंग को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन 235, डिलीवरी के तुरंत बाद बेबी को सबसे पहले कहाँ रखा जाना चाहिए? डिलीवरी के बाद बेबी को मदर के चेस्ट या एब्डोमेन पर स्किन टू स्किन रखना चाहिए। इससे हीट मेंटेन होती है, बॉन्डिंग होती है और ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली स्टार्ट होती है। क्वेश्चन 236, कोल्ड स्ट्रेस का इम्पोर्टेंट साइन क्या होता है? कोल्ड स्ट्रेस में बेबी का ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है और बॉडी कॉम्पेंसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देती है।
ये हाइपोक्सिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का रीजन बन सकता है। क्वेश्चन 237, नियोनेटल पीरियड किस ड्यूरेशन को कहते हैं? बर्थ के बाद के फर्स्ट 28 डेज को नियोनेटल पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में बेबी सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। क्वेश्चन 238, नॉर्मल एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? न्यूबॉर्न का नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस रेंज के बाहर टेम्परेचर एबनॉर्मल माना जाता है। क्वेश्चन 239, हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है? जब बॉडी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो यूज हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये कंडीशन प्रीटर्म और LBW बेबीज में ज्यादा देखी जाती है। क्वेश्चन 240, मॉडरेट हाइपोथर्मिया का टेम्परेचर रेंज क्या होता है? मॉडरेट हाइपोथर्मिया में बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस स्टेज पर इमीडिएट वार्मिंग जरूरी होती है। क्वेश्चन 241, सेवियर हाइपोथर्मिया कब माना जाता है? जब न्यूबॉर्न का बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो यूज सेवियर हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। क्वेश्चन 242, हाइपोथर्मिया में न्यूबॉर्न का बिहेवियर कैसा होता है? हाइपोथर्मिया में बेबी लेथार्जिक हो जाता है, फीडिंग कम हो जाती है, रेस्पिरेशन डिस्टर्ब होती है और वेट गेन नहीं होता। ये सारे साइंस हाइपोथर्मिया के क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्वेश्चन 243, हाइपोथर्मिया का कौन सा साइन नहीं होता? हाइपोथर्मिया में पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए सेंट्रल साइनोसिस टिपिकल साइन नहीं होता। बाकी पुअर फीडिंग, एपनिया और कोल्ड एक्सट्रेमिटीज कॉमन होते हैं। क्वेश्चन 244, नियोनेटल डेथ का सबसे कॉमन कॉज कौन सा होता है? नियोनेटल डेथ का मतलब होता है बर्थ के पहले 28 दिन के अंदर बेबी की डेथ। इसका सबसे कॉमन कॉज प्रीमेच्योरिटी होता है। प्रीमेच्योर बेबी के ऑर्गन्स फुली डेवलप नहीं होते, जैसे लंग्स इमेच्योर होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल वीक होता है, इम्यूनिटी कम होती है। इस वजह से इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और हाइपोथर्मिया का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जो डेथ का कॉज बन सकता है। क्वेश्चन 245, हाइपोथर्मिया के कॉजेस क्या होते हैं? हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल से कम हो जाना। कंजेनिटल डिसऑर्डर्स में बेबी के टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म वीक होते हैं। ऐसे बेबीज हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते और इजीली ठंड लग जाती है। इसके अलावा प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन और पुअर थर्मल केयर भी हाइपोथर्मिया के कॉजेस होते हैं। क्वेश्चन 246, हाइपोथर्मिया में अर्ली सिम्टम्स कौन से होते हैं? हाइपोथर्मिया के अर्ली स्टेज में बेबी का बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है। इस वजह से बेबी एनर्जी ज्यादा यूज करता है, जिससे वेट लॉस होता है। स्किन पेल या ठंडी लगती है और ग्लूकोज रैपिडली कंज्यूम होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना माइल्ड टू कंडीशन वर्सन हो सकती है। क्वेश्चन 247, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन से मेजर्स चूज करने चाहिए? हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन के लिए बेबी को डिलीवरी के तुरंत बाद अच्छे से रैप करना चाहिए। रेगुलर वाइटल साइंस मॉनिटरिंग से अर्ली डिटेक्शन होता है। बेबी को अननेसेसरी बात डिले करनी चाहिए और अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग से एनर्जी और वार्मथ मिलती है। ये सब मेजर्स मिलकर हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करते हैं। क्वेश्चन 248, NICU में नियोनेटल हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट थर्मल केयर कौन सा है? NICU में बेबीज स्पेशली प्रीमेच्योर होते हैं। उनका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इमेच्योर होता है। इंक्यूबेटर और रेडिएंट वार्मर बेबी को कांस्टेंट कंट्रोल्ड वार्मथ देते हैं। इससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हाइपोथर्मिया का रिस्क कम हो जाता है। क्वेश्चन 249, हाइपोथर्मिया से नियोनेटल डेथ का सबसे ज्यादा रिस्क कब होता है? बर्थ के बाद के फर्स्ट 24 आवर्स न्यूबॉर्न के लिए सबसे क्रिटिकल होते हैं। इस टाइम बेबी एनवायरनमेंट चेंज करता है और अगर प्रॉपर वार्मथ ना माइल्ड टू हाइपोथर्मिया हो सकता है। अर्ली आवर्स में हाइपोथर्मिया से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जो डेथ का कॉज बन सकता है। क्वेश्चन 250, वार्मथ मेंटेन करने के लिए डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? डिलीवरी रूम का टेम्परेचर अगर लो हो तो बेबी को तुरंत हीट लॉस होता है, इसलिए रेकमेंडेड टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है।
इस रेंज में बेबी का बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहता है और हाइपोथर्मिया का रिस्क कम होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए नर्सिंग विद जयश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इम्पोर्टेंट MCQs के साथ।